हेलो 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 हेलो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, गौर फरमाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है दोस्त मेरे? क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से तैयार हो जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के शानदार कंटेंट को। बीपीएससी टीआरई 15 मार्च का क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में श्वसन रंजक कौन है? जल्दी से बता दीजिए। क्लोरोफिल मारे हैं कि रक्त मारे हैं कि हीमोग्लोबिन मारिएगा? क्या होगा आंसर बताओ, या एक से अधिक होगा? मानव शरीर में जो श्वसन रंजक है वो कौन है? हीमोग्लोबिन है। चला, श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन को कहते हैं। रक्त में तो बहुत सारी चीजें, रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त को हम लोग तरल संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। और क्लोरोफिल में जो होता है ये मैग्नीशियम पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है उसमें क्लोरोफिल का यूज है। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चन पूछवे करता है, जब CO2 H2O से अभिक्रिया करेगा और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब ये दे देगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये दे देगा। तो आपको क्वेश्चन कहेगा, बताइए यहां पर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बताइए यहां पर क्या रहता है? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कहेगा खाली क्लोरोफिल रहता है, खाली सूर्य का प्रकाश रहता है, कि दोनों रहता है? तो हम कहेंगे क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश रहता है। तो आप जल्दी से बता दीजिए। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, और प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल और सूर्य दोनों का उपयोग होता है। और प्रकाश संश्लेषण में रिएक्टेंट के रूप में अगर कहें, अभिकारक यहां से यहां तक जो है ये अभिकारक है। यहां से यहां तक जो है ये क्या है मेरी जान? अभिकारक है। यहां से यहां तक ये क्या है? अभिकारक है। अभिकारक में CO2 H2O क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश हो गया जो इधर है, और उधर आ जाएगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O हो जाएगा। अब आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, और प्रकाश संश्लेषण में जो रिएक्टेंट के रूप में होता है वो CO2 प्लस H2O प्लस क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होता है। अब प्रोडक्ट के रूप में C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O होता है। आंसर एक क्वेश्चन और पूछता है, ये जो बीपीएससी टीआरई 1.0 का क्वेश्चन है, टीआरई 1.0 का क्वेश्चन है मेरी जाने मोहब्बत, कि सूर्य के प्रकाश का 1% ही पादप यूज करते हैं। कितना परसेंट? 1% पादप प्रयोग करते हैं। 1% पादप जो है वो प्रयोग करता है। कितना परसेंट प्रयोग करता है मेरी जान? 1% प्रयोग करता है। सूर्य के प्रकाश का मात्र 1% ही प्रयोग करता है। कहता है सूर्य के प्रकाश का मात्र 1% ही पादप प्रयोग करता है। जो पादप है, ये टीआरई 1.0 का क्वेश्चन है। अगर आप देखे होंगे तो जरूर देखे होंगे कि सूर्य के प्रकाश का 1% ही पादप प्रयोग करता है। आंसर अब इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। कितना परसेंट? 1%। और एक लिंडमान का नियम है जो 10% वाला रूल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है रुधिर स्कंदन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये बीपीएससी टीआरई 15 मार्च में पूछा है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कहता है डैश रुधिर स्कंदन और रुधिर हानि को रोकता है। बताओ कौन रोकता है? कौन जो है रुधिर स्कंदन और रुधिर हानि को रोक देता है? जल्दी से बता दो। व्हाट इज द आंसर? प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम है अपशिष्ट का परिवहन। प्लाज्मा का काम है अपशिष्ट का परिवहन। प्लाज्मा का काम क्या है मेरी जान? अपशिष्ट का परिवहन है। इरिथ्रोसाइट एगो है, थ्रोम्बोसाइट एगो है, ल्यूकोसाइट। बता, इरिथ्रोसाइट एक प्रकार का आरबीसी है, और आरबीसी है तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा? परिवहन करेगा। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट तो सबको पता है, चला, ल्यूकोसाइट से ल्यूकोसिस होता है। ल्यूकोसाइट से क्या होता है? ल्यूकोसिस होता है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? थ्रोम्बोसाइट इज द राइट आंसर। थ्रोम्बोसाइट इज द राइट आंसर। कौन साइट चला? थ्रोम्बोसाइट इज द राइट आंसर। थ्रोम्बोसाइट इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें रुधिर स्कंदन और रुधिर हानि को रोकता है कौन?
थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट होगा नहीं, इरिथ्रोसाइट आरबीसी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, प्लाज्मा अपशिष्ट का परिवहन करता है, और प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है, और हिपेरिन रक्त में थक्का बनने नहीं देता है, रक्त में थक्का बनने नहीं देता है। कौन? हिपेरिन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। अगला कहता है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम ईवी बीपीएससी टीआरई 15 मार्च को आपको पूछा है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम जल्दी से बता दो। राइबोफ्लेविन है, थाइमीन है, कोबालामीन है। क्या होगा आंसर? सबको पता होगा, साइनोकोबालामीन के नाम से इसको जाना जाता है। ए टू जेड बच्चा इसको बहुत बढ़िया से जानता होगा। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामीन। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? बता जल्दी से। कौन जो है आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है? देखना, जब भी चला बैक्टीरिया से रिलेटेड जब भी एंटीबायोटिक चलाया जाता है, इसलिए कि वो आंत से विटामिन बी 12 निकालते रहता है। तो अगर बैलेंस वे में आप एंटीबायोटिक नहीं खाइएगा तो कमजोर पड़ जाइएगा। इसीलिए क्योंकि आंत से कौन विटामिन निकलता है? विटामिन बी 12। और सी तो स्कर्वी हो गया, के रक्त का थक्का, ए जो है विटामिन ए रतौंधी हो गया। ये तो सबको पता होगा। सी स्कर्वी, के रक्त का थक्का, और विटामिन ए रतौंधी। यहां आइएगा, चला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, मजाक में नहीं लेना। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन बी 12। इसीलिए देखना, जब भी आपको एंटीबायोटिक खिलाया जाता है ना, उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे ही देता है। क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स जब आप एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, छोटी आंत या आंत जो है आपका, वो विटामिन बी 12 संश्लेषित नहीं करता है, जिसके कारण आप कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए अगर बढ़िया डॉक्टर से खाइएगा दवाएं, एंटीबायोटिक देगा तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे ही देगा, क्योंकि उसको पता है कि विटामिन बी 12 का संश्लेषण सही तरीके से आंत कर नहीं पा रहा होगा, क्योंकि आदमी बीमार है। तो कहते हैं आंत से कौन सा विटामिन निकलता है? विटामिन बी 12 जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है। तो जब एंटीबायोटिक देता है तो जीवाणु को मार देता है, जीवाणु को मार देता है तो उसको पता है कि भैया जीवाणु अब विटामिन बी 12 संश्लेषित कर नहीं पाएगा, और कर नहीं पाएगा तो भैया उसको क्या दे दो? बी कॉम्प्लेक्स दे दो, एगो टेबलेट। किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? सबको पता है बी 12 में। देखो, तीनों को चीज आपको पूछेगा, एगो तो पूछेगा ईवी एनसीईआरटी का सवाल है, मजाक में नहीं लेना। हीमोग्लोबिन पूछेगा, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। उसके बाद साइनोकोबालामीन, विटामिन बी 12 में किसमें चला? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम पाया जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम पाया जाता है। जल्दी से लिख लो, यही तीन को पूछता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, इट्स माय मिस्टेक, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट, और क्लोरोफिल में क्या? मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? बी 12 इज द राइट आंसर। जल्दी लिख, हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट, और क्लोरोफिल में क्या? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षण, बीपीएससी का क्वेश्चन है, 15 मार्च का जो आपका एग्जाम हुआ है। माता पिता से संतति में पहुंचने, संतति मतलब संतान, संतति मतलब मेरे दोस्त, संतति मतलब संतान, संतान में पहुंचने के वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? जीन की अनुवांशिकता, एकदम 100% अनुवांशिकता कहते हैं। जीन जो है चला अनुवांशिकता के बारे में बताता है। अगर तुमको कह दे अनुवांशिकता के बारे में बताता है, के बारे में बताता है कौन? एक ऑप्शन तुमको दे दे जीन, और एक ऑप्शन तुमको दे दे डीएनए। बताओ आंसर क्या होगा? जीन की डीएनए। अनुवांशिकता के बारे में बताता है जीन की डीएनए। व्हाट इज द आंसर? अनुवांशिकता के बारे में बताता है जीन की डीएनए। बता जल्दी आंसर क्या होगा? अनुवांशिकता के बारे में कौन बताता है? जीन। जीन नहीं रहेगा तो सेकंड ऑप्शन में मारिएगा डीएनए। हम बार बार कहते हैं ये बात,
जीन नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा, डीएनए। और लक्षण जो आता है चला वो आनुवंशिकता के कारण आता है। लक्षण किसके कारण आता है, आनुवंशिकता के कारण। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है चला कि आनुवांशिक अध्ययन के लिए किस कीट का उपयोग किया जाता है, जल्दी बता। आनुवांशिक अध्ययन के लिए किस कीट का उपयोग किया जाता है, ड्रोसीफेला का उपयोग किया जाता है। पौधा में कहेगा तो मटर के पौधे का, पौधा में अगर कहेगा तो मटर के पौधे का उपयोग किया जाता है, ड्रोसीफेला, ड्रोसीफेला का उपयोग किया जाता है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, आनुवांशिकी अध्ययन के लिए किस कीट का उपयोग किया जाता है, ड्रोसीफिला कीट का। अगर पौधा में कह देगा तो मटर का। इसको चला फूट एंड फ्राई भी कहते हैं, इसको हम लोग फूट एंड फ्राई भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं चला, फूट एंड फ्राई भी कहते हैं। एपिक्स नहीं होगा, बॉम्बेक्स नहीं होगा। पौधा अगर कह देगा तो मटर हो जाएगा, पौधा कह देगा चला तो क्या हो जाएगा, मटर। देखो बीपीएससी में इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बता जल्दी से क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से किस कोशिका में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जल्दी बता। 23 दूनी 46 कहां पाया जाता है, 23 जो है कहां पाया जाता है, क्या जगह पाया जाता है चला, स्पर्म में। स्पर्म में ही ना 23 पाया जाता है रे, तब ना 23 मिलकर 46 हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है। देखो बीपीएससी टीआरई में पूछा है कि घर्षण बल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। घर्षण बल के बारे में अगर हम बात करें तो घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। आपका क्वेश्चन है 15 मार्च का, क्षयकारी बल है। इसमें चला घर्षण बल में गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो है ये ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है और नष्ट नहीं होता है। डायरेक्ट आप मेरा किताब खोलिएगा, डायरेक्ट ही लाइन मिलेगा। कल न जाना है तुमको, आज देख लो। आप दिन ब दिन पतला होते जा रहे हैं, पतला हो रहे हैं, छोटा मोटा हो रहे हैं रे भाई। गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगा, ऊष्मा ऊर्जा में। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, जब घर्षण हम लोग करते हैं तो ऐसे से गति करते हैं, और गति किसमें बदल जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है। जब ऐसे से करते हैं चला तो घर्षण गति की गति जो है वो किसमें बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। स्थितिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा। हमको लगता है बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। एक बात बताइए चला जी, कभी आपको देता है क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा घर्षण के बारे में, ये क्षयकारी बल है क्योंकि इसको कम किया जा सकता है। ऊष्मा ऊर्जा के बारे में अगर कहेगा ना, अगर चला मेरे ऊष्मा ऊर्जा के बारे में कहेगा, किसके बारे में कहेगा, ऊष्मा ऊर्जा के बारे में कहेगा, तो ऊष्मा ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। एगो दे देगा अणुओं की गति से उत्पन्न होता है, नहीं मारिएगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है। ऊष्मा ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है, ऊष्मा ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। कहते हैं दोस्त मेरे, क्षयकारी बल, गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है कौन, घर्षण बल, इसको क्षयकारी बल कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा की बात करोगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा को, अणुओं की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है कौन ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। और ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है चला, कंपन है। अब एक बात बताइए आप, ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है मेरी जान, कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन है। और ऊष्मा ऊर्जा जो होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है। बता सबसे प्रबल बल कौन, सबसे प्रबल बल कौन होता है, सबसे प्रबल बल जल्दी से बता दो, सबसे प्रबल बल बता दो, सबसे दुर्बल बल बता दो, सबसे दुर्बल बल बता दो, या केवल आकर्षण का बल भी सेम बात है, केवल आकर्षण बल, केवल आकर्षण बल, या सबसे दुर्बल बल, सबसे प्रबल बल,
और इधर आ जाओ, सबसे दुर्बल बल केवल आकर्षण का बल, सबसे प्रबल बल, सबसे दुर्बल बल, काल्पनिक बल। ये इतना क्वेश्चन पूछता है, चला इसको हाईलाइट करके, ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ई गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ई सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल, सबसे प्रबल बल कौन बल है? नाभिकीय बल। और अगर काल्पनिक बल की बात करोगे तो ये अपकेंद्र बल है। देख चला, ये बीपीएससी में तुमको पूछा है क्वेश्चन कि घर्षण बल क्या करता है। घर्षण बल गतिज ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। बहुत बढ़िया बात। सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल है, सबसे दुर्बल बल और केवल आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण बल है, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल है, ऊष्मा ऊर्जा के जो उत्पन्न होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है, घर्षण बल एक क्षयकारी बल है और यह गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। जल्दी से लिख। हाँ एकदम बहुत बढ़िया। दिव्या गुप्ता जी, सोनू जी, बहुत बढ़िया। सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, किसी भी प्रकार का बकवासगिरी नहीं, एकदम चला जी धाई धाई पढ़ लेना है। हो गया। सबसे दुर्बल बल और केवल आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण बल, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल, सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल, घर्षण बल क्षयकारी बल और ऊष्मा ऊर्जा अणुओं की गति से नहीं, अणुओं की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, जल्दी लिख। इससे बाहर चला एनसीईआरटी तो नहीं जाएगा आपका, बाकी कोई चल जाए तो चल जाए। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं है? बता जल्दी से। साइकिल की सवारी जब आप करते हैं तो कौन सी निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? बताइए आंसर क्या होता है? बताओ क्या होगा आंसर। आप दारू पीने लगे हो इसलिए मोटे हो रहे हो, क्या बोल रहा है? अरे पगला, अरे पगला, हमार बियाह हो गया है इसलिए वो सुना है कि नहीं, खेवा महेरी के हाथ तो मोटा जेब हो, वही हो रहा है, समझा? पगला कहेंगे। दारू पी रहे हैं हम, अब और कोनो कुकर्म ने बच गया है ना रे भाई मेरे, ऐसा गंदा काम हम नहीं करते। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं है? देखो गतिज ऊर्जा तो साइकिल चलाएंगे तो होवे करेगा, ऊष्मा भी गर्मेवे करेगा, यांत्रिक साइकिल है तो यांत्रिक ऊर्जा होवे करेगा, रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, केमिकल नहीं निकलता है। अब तुम कहोगे पसीना निकलता है तो केमिकल नहीं हुआ, नहीं हुआ, रासायनिक ऊर्जा नहीं निकलता है। आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, व्हाट इज द आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? एनसीईआरटी का सवाल है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? बता। जल विद्युत गृह है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, स्थितिज ऊर्जा की, ऊष्मीय ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा, क्या होगा आंसर? सब लोग इसको अपने अपने हिसाब से मारेंगे, बता क्या होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। देखो चला, जल विद्युत गृह में टरबाइन चलता है और टरबाइन से जनरेटर चलता है, आई टरबाइन से जो है वो जनरेटर चलता है, तो इस पर टरबाइन पर जो है पानी गिराएंगे, टरबाइन पे पानी गिराएंगे, पानी गिराएंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा से विद्युत मिलेगा। अगर कह देगा बांध में कौन सी ऊर्जा, अगर कह देगा दोस्त मेरे बांध में कौन सी ऊर्जा, तो बांध में पानी जमा होता है, उसके हाइट के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। अगर कह देगा बांध में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर कह देगा कि जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा किसमें में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन है, तो ये जो बांध है ना, ये बांध में होता है स्थितिज ऊर्जा, बांध में स्थितिज ऊर्जा। ये जो बांध में भंडारित होगा पानी, ये बांध में जो भंडारित होगा पानी उसमें होगा स्थितिज ऊर्जा। और यहां जो टरबाइन घूमेगा ये होगा गतिज ऊर्जा, और यहां से जो विद्युत मिलेगा ये होगा विद्युत ऊर्जा। हाय 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 हाय, ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो हम ये कह सकते हैं बांध में स्थितिज ऊर्जा, बांध में कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बांध में स्थितिज ऊर्जा, और ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गतिज ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। आंसर बता।
हाँ एकदम दे देंगे, चला सबका स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमारे भरोसे एकदम आराम से रह सकते हैं, हम पढ़ा देंगे। अगर कंडीशन मेरा एक गो है कि आपको क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। बताइए चला जी क्या होगा। ये अगर स्थितिज ऊर्जा, बांध में स्थितिज ऊर्जा, लेकिन टरबाइन पे जो गतिज ऊर्जा होता है उससे जनरेटर चलता है तो विद्युत ऊर्जा मिलता है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। आंसर बांध में खाली कह देता तब स्थितिज ऊर्जा हो जाता। अगला देखो एनसीईआरटी का ही सवाल है, कहता है अगला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h क्या होगी। बता जल्दी से क्या हो जाएगा। ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, g और u में चाहिए h ऊंचाई, h का मान क्या होगा। v स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, चला ऊंचाई पर फेंक रहा है ना, तो v स्क्वायर बराबर लगा दो u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि ऊंचाई पर जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अब v स्क्वायर का मान हो जाएगा 0, u स्क्वायर अब माइनस 2gh, यहां से h बराबर कितना हो जाएगा u स्क्वायर अब बाई 2g हो जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। u स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा आंसर, h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। चैप्टर वाइज चला हम कुछ कुछ करवा देंगे, लेकिन कंडीशन तब मेरा वो लगेगा, मंजूर है तो बोलो, कमेंट करना। आज चैप्टर वाइज करवाएंगे तो सिर्फ लाइव करवाएंगे, नो रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल, मंजूर है तो बोलो। चैप्टर वाइज करवाएंगे सिर्फ लाइव करवाएंगे, नो रिकॉर्डेड क्लास आफ्टर द क्लास इज अवेलेबल। कितने लोगों को मंजूर है बोलो, एक टाइप करो, जिसको मंजूर नहीं है 2 टाइप करो। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ऊपर की तरफ जब जाता है तो v स्क्वायर बराबर हो जाता है u स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, तो u बराबर h बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2gh मांग रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, मंजूर है। हाँ, वाह सबको मंजूर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चैप्टर वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा देंगे, मंजूर है। मंजूर है तो फिर सोचा जाएगा। 10 केजी द्रव्यमान, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट, 10 केजी द्रव्यमान। कुछ है देखो, सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं रहता है, एससीईआरटी से भी रहता है, तो सबका मिला के कॉम्बो करवा देंगे। हाँ एकदम, बोलो तैयार हो जाओ तुम लोग, तो पहले सोच लो, सिर्फ लाइव रहेगा। 10 केजी द्रव्यमान, m का मान कितना केजी हो जाएगा 10 केजी। द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान का अल्युमिनियम, ये गोलों का व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार के एक साथ गिराए गए, जब वे भूतल पर 10 मीटर ऊपर हैं तब इनके समान क्या क्या होंगे। चला, जब भी कोई पिंड ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो उसका त्वरण और कुल ऊर्जा हमेशा समान रहेगा या नियत रहेगा। कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगा, कुल ऊर्जा हमेशा जो रहेगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगा। जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आएगा तो त्वरण और कुल ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। त्वरण और कुल ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। आंसर हो जाए त्वरण। त्वरण और कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। त्वरण और कुल ऊर्जा नियत रहेगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। जल्दी बोल। कहता है 10 केजी द्रव्यमान के लोहे और 3.5 केजी द्रव्यमान के अल्युमिनियम के गोलों का व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए गए, जब वे भूतल से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उनके समान क्या होंगे। तो समान क्या हो जाएगा, चला व्हाट इज द आंसर। त्वरण और कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगा। और गौर फरमाइएगा मेरी जाने मोहब्बत, अगर आप क्लास के साथ साथ होमवर्क भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ऊपर में पिन किया हुआ है एक लिंक, इससे जो भी क्लास अभी हम 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वहां रहेगा। तो अगर आप होमवर्क करना चाहते हैं तो खट से जाइए, आप फट से मार लीजिए।
जो ऊपर में आपको पिन किया हुआ लिंक दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए और वहां जाइए, अब पटाख से मार लीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। कहते हैं ये पृथ्वी का केंद्र है, यहां पर जी का मान होता है 0। अब कहता है कि भार क्या होगा, तो W बराबर होता है mg, और W बराबर mg होता है तो m इंटू 0 बराबर हो जाएगा 0। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर जी का भार का मान कितना होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। एकदम चला जी, क्लास में पॉलिटिकल बातें ना हो तो ज्यादा बेहतर हो। हम लोग चला ए पॉलिटिकल आदमी है, इसलिए कृपया पॉलिटिकल बातें ना करें। कहते हैं जब पृथ्वी के केंद्र पर आप आइएगा, चला जी पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, W और mg होता है, m इंटू 0 0 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर जी भी 0 और W भी 0। कहता मान लें, एनसीईआरटी का सवाल है, मजाक में तो बिल्कुल नहीं लेना। मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा के बराबर है। मान लेते हैं चला ये ग्रह है, ये पृथ्वी है, ये का है हो जान हमर पृथ्वी, ये कोई ग्रह है, इसका द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है, और इसका द्रव्यमान m/2 है, इसकी त्रिज्या r/2 है। कहता द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g, उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा, g बराबर फॉर्मूला होता है gm/r²। और यहां जब जाइएगा इस ग्रह पे तो g डैश बराबर हो जाएगा g, m के जगह m/2, r के जगह r/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से g डैश बराबर हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 जो है ऊपर चल जाएगा, ये 2 नीचे आएगा तो 4/2 हो जाएगा gm/r²। यहां से हो जाएगा 2gm/r²। अब यहां से हो जाएगा 2g इज द राइट आंसर। जल्दी बता से हो पाएगा, काहे नहीं हो पाएगा, एकदम हो पाएगा, जल्दी बताओ। पृथ्वी पर g बराबर gm/r², ग्रह पर जाओगे तो g m के जगह m/2, r के जगह r/2 का होल स्क्वायर, यहां से निकाल दोगे 2g इज द राइट आंसर, 2g इज द राइट आंसर। एनसीईआरटी का सवाल है, चला अगला नंबर इन्हीं सब सवालों का है जो नहीं पूछा गया है, क्योंकि हमेशा एनसीईआरटी के पैटर्न पर पूछता। उस्मा निष्कासन, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। उस्मा निष्कासन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुक्रमानुपाती, अनुत्क्रमणीय जो उल्टा ना हो, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने लेकिन प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट ना बने। उत्क्रमणीय जो उल्टा हो सके, उल्टा हो, इसका एग्जाम्पल है चला N2 जब H2 से अभिक्रिया करेगा, एकदम फेमस एग्जाम्पल है। अमोनिया का बनना ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अमोनिया जो बनता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इज अ वेरी फेमस रिएक्शन। उत्क्रमणीय उष्माक्षेपी जो उष्मा देगा, उत्क्रमणीय जो उल्टा हो सकता है, अनुत्क्रमणीय जो उल्टा नहीं होगा, उष्मा शोषी जो उष्मा ग्रहण करेगा। आंसर ये आपके बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो देख लो। कहता है पानी का वाष्पोत्सर्जन, बताओ कोई भी पानी अगर वाष्पोत्सर्जित होगा तो पहले उष्मा लेकर गरमाएगा न रे, उष्मा लेगा गरमाएगा तब ना वाष्पोत्सर्जन होगा, तो उष्मा शोषी है। देखो वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पोत्सर्जन, ये सब उष्माक्षेपी है, इस सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊर्ध्वपातन, वाष्पोत्सर्जन, सॉरी उष्मा शोषी है, उष्माक्षेपी नहीं है चला, उष्मा शोषी है। अब बोलोगे काहे, ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस से सीधे गैस में बदलेगा, कब, जब उष्मा लेगा गरमाएगा तब ना गैस में बदलेगा। तो अब कह रहे वाष्पोत्सर्जन क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया लिख लो, अम्ल प्लस पानी, अम्ल प्लस पानी, अम्ल प्लस पानी, अम्ल प्लस पानी, और लिख लो चूना प्लस पानी, चूना प्लस पानी, और लिख लो सीमेंट प्लस पानी, सीमेंट प्लस पानी, और लिख लो अपमार्जक प्लस पानी, अपमार्जक मतलब हो गया सरफ, अपमार्जक प्लस पानी,
इसका एक और एग्जाम्पल पूछेगा उष्माक्षेपी का संघनन। संघनन में क्या होता है, चला द्रव जो है वाष्प द्रव में बदलता है, तो जब उष्मा निकालिएगा तब ना वो ठंडाएगा, तो वाष्प द्रव में बदलेगा तो उष्मा निकालना पड़ेगा मतलब उष्माक्षेपी। इस सब में उष्मा मिलेगा, गर्मी मिलेगा। आप क्या कीजिए, चूना में पानी डाल दीजिए, अम्ल में पानी डाल दीजिए, सीमेंट में पानी डाल दीजिए, सरफ में पानी डाल दीजिए, आपको गरम गरम लगेगा। इसका मतलब ये सब उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इस सब उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है एकदम। चला ये बात आप जान लीजिए, हम सब बैच में यही कहते हैं, फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत है, पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत है, लेकिन रेगुलर पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। उसकी संख्या वैकेंसी का आधा भी नहीं है। इसलिए मेरी जान आप पढ़िए, आपका काम होवे करेगा, ये बात आप जान लीजिए एकदम 100%, 100% होवे करेगा। कंडीशन खाली ये है कि आप रेगुलर पढ़ते हैं कि नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपका काम 100% हो जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? संघनन में क्या होगा, चला वाष्प जो है द्रव में बदलता है। संघनन ही पूछेगा, चला वाष्प टू द्रव होता है, वाष्प जो है ये द्रव में बदल जाता है, वाष्प जो है ये द्रव में बदल जाता है। संघनन में वाष्प जो है ये द्रव में बदल जाता है। वाष्प द्रव में कब बदलेगा, जब ठंडा होगा। ठंडा कब होगा, जब उष्मा निकालेंगे। और उष्मा शोषी में वाष्पोत्सर्जन और ऊर्ध्वपातन सब गर्म होगा तब होगा। तो गर्म कब होगा, जब उष्मा ग्रहण करेगा। इस सब में उष्मा निकलेगा, इसलिए सब उष्माक्षेपी है। देखो अगला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही दिया हुआ है कि विद्युत चुंबक का अयस्क, किसी विद्युत चुंबक का अयस्क क्या होना चाहिए? बता जल्दी से आंसर क्या होगा। इसका विद्युत चुंबक, अब देखो चुंबक दो प्रकार का एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेरी जान, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, मजाक में नहीं लेना। चुंबक दो प्रकार का, एक होता है स्थायी चुंबक, एक होता है विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक होता है स्टील का बना हुआ या इस्पात का, और अस्थायी चुंबक होता है नरम लोहा या मृदु लोहा का बना हुआ होता है। नरम लोहा या मृदु लोहा का बना हुआ होता है, नरम लोहा या मृदु लोहा का बना हुआ होता है। तो अब जल्दी से बता दो, विद्युत चुंबक बोले तो कौन चुंबक? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक नरम लोहा या मृदु लोहा? नरम लोहा ऑप्शन में हम मार दो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, बना लो। एकदम महा भी आए, अस्थायी चुंबक स्टील का बना होता है, अस्थायी चुंबक नरम लोहा या मृदु लोहा का। अस्थायी चुंबक स्टील का, अस्थायी चुंबक नरम लोहा या मृदु लोहा का। अस्थायी चुंबक स्टील का, अस्थायी चुंबक नरम लोहा या मृदु लोहा का। अस्थायी चुंबक स्टील का, अस्थायी चुंबक नरम लोहे या मृदु लोहा का। क्लियर है? अस्थायी चुंबक किसका? स्टील का। और अस्थायी चुंबक जिसको हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा देंगे चुंबकीय गुण आएगा, ये नरम लोहे या मृदु लोहे का होता है। अब देखिए चला जी, अब हम जो आपको कह रहे हैं कि आपको क्विज कैसे देना है, सामने जो आपका देखिए ये कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, गौर फरमाइएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा कि मिलेराइट किस तत्व का अयस्क है, तांबे का अयस्क कौन है, जस्ते का अयस्क कौन है, चूंकि अयस्क का क्वेश्चन था। उसके बाद डोलोमाइट का अयस्क कौन है, और इसी क्रम में आपको आगे मिल जाएगा सिनेबार का अयस्क कौन है। जो जो एग्जाम में पूछा हुआ है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, लोह अयस्क में लोह अंश प्रतिशत क्या होता है, तांबे का मूल अयस्क क्या है, इस टाइप से आपको अयस्क का सारा सजेशन मिल जाएगा। जितना नेक्स्ट कीजिएगा, फिर मान लीजिए इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट कर देंगे तो फिर यहां से जाएंगे, आप जाइएगा श्वसन। जैसे श्वसन का एक क्वेश्चन रहेगा, तो श्वसन से संबंधित जितना क्वेश्चन पूछा है कि भैया श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, श्वसन क्रिया संपन्न कहां से होती है, एक बार क्विज आप खेल के देखिए। वायवीय श्वसन क्या है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, इस सब जितना प्रीवियस ईयर में है वो सब मिल जाएगा सामने जो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग चला चैप्टर वाइज चाहते हैं? चैप्टर वाइज चाहते हैं, कृपया जल्दी से एक बार एक टाइप कीजिए। जो लोग चैप्टर वाइज चाहते हैं एक टाइप कीजिए। पहले तो हम प्रीवियस ईयर करवाते हैं, फिर चैप्टर वाइज अगर आप चाहते हैं तो एक टाइप कीजिए जल्दी से।
जल्दी बताइए। अच्छा चला, एक बात बताइए, कितने लोगों को फिर से एक बार हम कमेंट्स करवा रहे हैं, कितने लोगों को बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 में 3.0 या 4.0 में से कोई एक देना है? कृपया एक बार 8 टाइप करें। जितने लोगों को बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 देना है, कृपया 8 टाइप करें। हम चैप्टर वाइज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशंस अप्लाई, सिर्फ लाइव में उपलब्ध रहेगा। जिनको भी देना है इस बार चला बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0, कृपया 8 टाइप करें। वेरी गुड, एकदम चला, आप निश्चिंत रहिए, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं फिर आपको बताते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। हम जितना ज्यादा आप चला कमेंट्स कीजिएगा, हमको भी उतना अच्छा लगेगा पढ़ाने में भी, और हम आपको उतना अच्छा कंटेंट देंगे भी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। और हम बार बार कह रहे हैं, चला मैथ रात में 10:30 बजे चलता है निराला सर का, एक बार जरूर करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक बार करके देखिए मेरे कहने पे, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर अगले दिन से नहीं कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा अगर आप पढ़ते हैं तो। ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये हर एग्जाम के लिए होगा, किसी भी एग्जाम के लिए। साइंस नहीं बदलता है दोस्त मेरे, ये करंट अफेयर्स नहीं है कि बदल जाएगा, ये किसी भी एग्जाम के लिए सेम है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।